मौर्योत्तर काल प्रशासनिक व्यवस्था मौर्योत्तर काल मौर्योत्तर काल के भारत का राजनीतिक इतिहास परस्पर संघर्षरत शासकों और विदेशी आक्रांताओं का एक अव्यवस्थित चित्र उत्पन्न करता है। मौर्योत्तर काल में अधिकांश राज्य छोटे छोटे थे। यद्यपि इस काल में उत्तरी भारत में कुषाणों ने तथा दक्षिणी भारत में सातवाहनों ने काफ़ी विस्तृत प्रदेशों पर राज्य स्थापित किया, परंतु न तो सातवाहन के और न ही कुषाणों के प्रशासनिक संगठन में वह केंद्रीकरण था जो मौर्य प्रशासन में देखने को मिलता है। इसका कारण शायद यह रहा होगा कि विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा कर सत्ता को स्थापित की, परंतु विजित हुए स्थानीय तत्वों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया, बल्कि उसे प्रशासन में भागीदार बना लिया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित दोनों राज्यों के शासकों ने अपने अधीनस्थ छोटे छोटे राजाओं के साथ सामंती संबंध कायम कर लिए। उदाहरण के रूप में इक्ष्वाकु का नाम लिया जा सकता है, जो सातवाहन शासक के अधीनस्थ थे, परंतु सातवाहन शक्ति के कमजोर पड़ने पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। कुषाण शासकों द्वारा धारण की जाने वाली प्रभावशाली उपाधियों जैसे महेश्वर, सर्वलोकेश्वर, सहानुशाही आदि इस तथ्य को प्रकट करती है कि उनके अधीन कई छोटे राज्य थे जो उन्हें सैनिक सेवा प्रदान करते थे। मौर्योत्तर काल में केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए राजतंत्र में दैवी तत्वों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई। सातवाहनों, शकों, पहलवों, कुषाणों जैसे सभी प्रमुख राजवंशों में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। अब राजाओं की तुलना देवता से की जाने लगी। जैसे सातवाहन शासकों ने अपनी तुलना राम, भीम, केशव, अर्जुन इत्यादि देवताओं से की। कुषाणों और सातवाहन शासकों ने चीनी परंपराओं के अनुसार देवपुत्र की उपाधि धारण की। इसके साथ ही कुषाण शासकों ने रोमन सम्राटों के समान मृत राजाओं की पूजा भी आरंभ की तथा उनकी मूर्तियां बनवाकर उन्हें देवकुल में स्थापित करवाकर राजा को देवता सदृश बनाने का प्रयास किया। मथुरा से प्राप्त देवकुल तथा कनिष्क की सिरविहीन भव्य मूर्ति इसका उदाहरण है। कुषाण शासकों ने अपने सिक्कों पर चित्रों को प्रभामंडल बादलों अथवा लपटों से भी विभूषित करवाया। इसका उद्देश्य था राजा को दैवी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना, जिससे कि वे अपनी प्रजा तथा स्थानीय अधीनस्थ शासकों को समर्थन एवं सहयोग प्राप्त हो सके। इस काल में केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक था भूमि अनुदान की प्रथा। यद्यपि मौर्यकालीन ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी ब्राह्मणों के अधीन दान देने का संकेत मिलता है, परंतु प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहन काल का है, जिसमें सातवाहन शासकों द्वारा ब्राह्मणों एवं श्रवणों को राजस्व एवं प्रशासनिक करों से मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की। इस प्रणाली में धार्मिक व्यक्तियों को आरंभ में कर मुक्त भूमि दान दी गई, परंतु कालांतर में दान ग्रहण करने वाले व्यक्ति को अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई। दान दिए गए क्षेत्रों में राज्याधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया तथा दान की भूमि पर दान ग्रहीता का वंशानुगत अधिकार भी स्थापित हो गया। उपरोक्त प्रणाली की वजह से राज्य के अधीन ही अनेक स्वायत्तता प्राप्त इकाइयों का उदय हुआ, जो कालांतर में सामंती व्यवस्था
जो कालांतर में सामंती व्यवस्था का आधार बन गई। गुप्तोत्तर काल में इसका प्रभाव पूर्ण रूप से दिखने लगा। मौर्योत्तर काल में राज्य के केंद्रीय सत्ता से दूर जनजातीय क्षेत्रों में भी सत्ता स्थापित की गई। इसके लिए सीधे केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया गया, बल्कि सैन्य तत्व को स्थापित किया गया अथवा भूमि अनुदान के माध्यम से वहाँ अर्धस्वायत्त सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया गया। जैसे सातवाहन शासकों को प्रशासनिक तंत्र में इस लक्षण को देखा जा सकता है। वह यहाँ सेनापति को ही प्रांत का शासनाध्यक्ष बना दिया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा जाता था। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 हाथी, 25 घोड़े तथा 45 पैदल शामिल होते थे। चूँकि दक्कन या सुदूर क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों का न तो पूरी तरह से आर्यीकरण हुआ था, न ही वे अपने को नए शासन के अनुकूल बना पाए थे। इसलिए उन्हें प्रबल सैनिक नियंत्रण में रखना आवश्यक था। यही कारण सातवाहन अभिलेखों में कटक और स्कंधावार जैसे सैनिक शब्दावलियों का प्रयोग व्यापक तौर पर मिलता है। यहाँ कटक और स्कंधावार का महत्व सैनिक छावनी से है। मौर्योत्तर काल के प्रशासन का आम स्वरूप राजतंत्रात्मक था, जिसमें राजा ही सत्ता का प्रधान होता था। शुंग सातवाहन हिंद, यूनानी, शक, कुषाण तथा तमिलहम के राज्य चेर, चोल, पांड्य जैसे सभी राजतंत्रात्मक व्यवस्था के पोषक थे। इस काल के शासकों ने भारी भरकम उपाधियां ग्रहण की, जैसे राजा सर्वलोकेश्वर, देवपुत्र जैसी उपाधियां सातवाहन और कुषाण शासकों द्वारा ग्रहण की गईं। राजा ही सभी गतिविधियों के केंद्र में होता था तथा सभी कुछ उसके अधीनस्थ था, परंतु व्यवहार में क्षेत्रीय तत्व स्थानीय स्तर पर अर्धस्वायत्त होते थे। इस काल में उत्तराधिकारियों को भी प्रशासन में भागीदार बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। वायु पुराण के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज्य को अपने 8 पुत्रों में विभाजित कर दिया था। शकों ने भी अपने राज्य में द्वैराज अथवा युवराज का शासन प्रणाली की स्थापना की थी। इसी प्रकार वाकाटक शासक अपने पुत्रों एवं संबंधियों को शासन में महत्वपूर्ण स्थान देते थे। कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जैसी व्यवस्था की स्थापना की थी। चेर, चोल तथा पांड्य प्रशासन का स्वरूप भी कुल संघ जैसा ही था, आमतौर पर न्यायप्रिय होता था। केंद्रीय सत्ता में मातसत्तात्मक तत्व इस काल की नई प्रवृत्ति थी। यह तत्व शक, कुषाण तथा सातवाहन प्रशासन में स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है। सातवाहन राजा अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी जोड़ते थे, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी अथवा वशिष्ठिपुत्र पुलमाई इत्यादि। राज्याधिकारियों और सामंतों की पत्नियां भी अपने पति का प्रशासनिक पदनाम ग्रहण करती थी, जैसे महासेनापत्नी। शासकों की रानियों ने भी अग्रमहिषी, महादेवी जैसे गौरवपूर्ण उपाधियां धारण की। वाकाटक प्रशासन में रानियों की कभी-कभी प्रशासन में प्रमुख भूमिका निभाती थी। जैसे वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी प्रभावती गुप्त के करीब 20 वर्षों तक राज्य को संरक्षिका के रूप में शासन किया। मौर्योत्तर काल में प्रांतीय प्रशासन का स्वरूप एक जैसा मात्र एक इस अर्थ में था कि साम्राज्य को विभिन्न प्रशासनिक हिस्सों में बांट दिया जाता था, परंतु प्रांत का स्वरूप तथा उस पर स्थापित गवर्नर का पदनाम एवं अधिकार भिन्न थे। जैसे शुंग वंश के शासकों के द्वारा साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजकुमार अथवा राजकुल
से संबंधित व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा थी। मालविका अग्निमित्रम से पता चलता है कि पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा। हाँ, आ जाइयो। मालविका अग्निमित्रों से पता चलता है कि पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। वसुमित्र के उदाहरण से पता चलता है कि राजकुमार कभी कभी सेना का संचालन भी करता था। मालविका अग्निमित्रम में शुंग काल के संदर्भ में अमात्य परिषद तथा महाभाष्य में सभा का उल्लेख हुआ है। इससे स्पष्ट है कि शुंग शासक को मदद करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। मनुस्मृति ने भी मंत्रिपरिषद की आवश्यकता पर बल दिया गया। सातवाहन के शासनकाल में भी कई प्रशासनिक इकाइयाँ वहीं रहीं जो अशोक के काल में थी। उनका साम्राज्य आहारों में विभक्त होता था, जिससे अधिकारी अमात्य या महामात्य कहलाते थे। परंतु यहाँ के प्रशासन में सैन्य तत्व ज़्यादा प्रबल था, क्योंकि सेनापति को ही प्रांतीय गवर्नर बना दिया जाता था। शक प्रशासन के तहत छत्र प्रणाली का विकास दिखता है जिसमें उसमें साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में छत्रकों को नियुक्त किया जाता था। उदाहरण के तौर पर चक्षु, कपिशा, अभिसारी, पुरुषपुर, मथुरा आदि प्रदेशों में छत्रकों की नियुक्ति की गई थी। कुषाण शासकों ने भी अपने साम्राज्य को विभिन्न क्षत्रपियों में विभक्त कर दिया था। बड़ी क्षत्रपी के शासक को महाक्षत्रप तथा छोटे क्षत्रपी के शासक को क्षत्रप कहा जाता था। सारनाथ के लेख में महाक्षत्रप खरपल्लान तथा क्षत्रप वनस्पर का नाम मिलता है, जो क्रमशः मथुरा तथा वाराणसी में महाक्षत्रप तथा क्षत्रप की हैसियत से नियुक्त था। कुषाण शासन में क्षत्रप के पद पर अधिकांशतः विदेशी व्यक्तियों की ही नियुक्ति होती थी। कुछ क्षत्रप अनुवांशिक भी होते थे। कभी कभी एक ही प्रदेश में दो क्षत्रपों की एक साथ नियुक्ति भी होती थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख से ज्ञात होता है कि कुषाण साम्राज्य का विभाजन विषय तथा भुक्ति में भी होता था। कुषाण काल में किसी मंत्रिपरिषद का उल्लेख तो नहीं मिलता है, परंतु यहाँ पर दंडनायक अथवा महादंडनायक जैसे अधिकारी की चर्चा मिलती है। संभवतः यह एक सैनिक अधिकारी होता था। शुंग काल में सुव्यवस्थित न्याय प्रणाली थी, इसकी जानकारी मनुस्मृति से होती है। इस काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्रामीण क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। उपयुक्त साक्ष्यों में शकों के स्थानीय प्रशासन पर प्रकाश नहीं पड़ सका है। कुषाण शासक में ग्रामों का शासक ग्रामिक के रूप में संचालित होता था। इसका उल्लेख कनिष्क के मथुरा लेख में मिलता है। ग्रामिक मुख्यतः राजस्व वसूल करने तथा उन्हें केंद्रीय राजकोष में जमा करने से संबंध होता था, परंतु यहाँ भी सैनिक तत्व ही प्रबल था। इस प्रकार देखा जा सकता है कि मौर्योत्तर काल का एक प्रकार की राजनीतिक विशृंखलताओं का युग था, जहाँ केंद्रीकरण के तत्वों का ह्रास दिखता है। छोटे छोटे राज्यों के अस्तित्व के कारण स्थानीय प्रशासन का स्वरूप भी भिन्न दिखता है।